सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे विविधता की समझ अध्याय पहला और यह उसका तीसरा भाग है। और इसके लद्दाख एवं केरल का तुलनात्मक अध्ययन, लद्दाख में बौद्ध धर्म एवं इस्लाम धर्म, केरल में इस्लाम धर्म, केरल का चीन के साथ व्यापार, केरल और लद्दाख का तुलनात्मक अध्ययन, विविधता में एकता, जालियांवाला बाग हत्याकांड, भारत की खोज, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको नक्शा दिया गया है, यह भारत का मानचित्र है। लद्दाख और केरल अपने को यहाँ ढूंढना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये लद्दाख रहा और यह रहा केरल। और यहाँ हमको पढ़ना है कि ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का विविधता पर प्रभाव कैसे होता है। सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख की। तो लद्दाख का स्थान है जम्मू और कश्मीर के पूर्व में। तो ये जम्मू और कश्मीर है, इसके पूर्व में ये लद्दाख है। ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसीलिए इसको यह ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ कम पेड़ उगते हैं। पीने के लिए, पानी के लिए लोगों को गर्मी के महीने में पिघलने वाले बर्फ पर ही उनको निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ के लोग काम करते हैं, पश्मीना बकरी का पालन करते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है और ऊन से शाल बनाए जाते हैं। कश्मीर के व्यापारियों को वह बेच देते हैं। पश्मीना शालें कश्मीर में बुनी जाती है। तो ये हो गए हैं लद्दाख के लोगों का, ये लद्दाख का स्थान और लद्दाख के लोगों का व्यवसाय। लद्दाख के लोगों का भोजन की बात करते हैं, तो ये दूध से बने हुए पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मक्खन है, चीज है, और वह मांस भी खाते हैं। और हर एक परिवार के पास कुछ गाय होती है, बकरियां होती है और याक भी होते हैं। जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि याक, जैसे कि इस चित्र में देख रहे हैं, ये याक है, ये याक का वो पालन करते हैं। यहाँ के लोग व्यापार करते हैं। जैसे लद्दाख के व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा और यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुंचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया लेकर आते हैं। लद्दाख में बौद्ध धर्म एवं इस्लाम धर्म। तो बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। 400 साल पहले यहाँ के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था। यहाँ गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का एक ग्रंथ है, नाम है केसर सागा, लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। मतलब क्या है, इस ग्रंथ पर नाटक भी रचते हैं और उसको खेलते भी हैं। अभी दूसरा राज्य है केरल। हमने पहली बात की थी लद्दाख की, अभी हम बात करेंगे लद्दाख की, अभी हम बात करेंगे केरल की। तो केरल का जो स्थान है, यह भारत के दक्षिण पश्चिम में नजर आता है। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो ये केरल है, ये पूरा का केरल है, ये दक्षिण पश्चिम में आता है। और यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, समुद्र है। और उसके पूरब को अगर देखेंगे तो ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ खेती की जाती है। इस काम से पहाड़ियों पर काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाए जाते हैं और इसीलिए यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए एक आकर्षक क्षेत्र बन गया है और इसीलिए व्यापारी यहाँ आते हैं और यहाँ से माल खरीदी करते हैं। केरल में ईसाई धर्म का आगमन कैसे हुआ? तो सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी यहाँ आए थे। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे और इस तरह से भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय इनको ही जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए और इब्न बतूता जो मोरक्को का प्रवासी है, जो भारत आया था, उन्होंने अपने प्रवास वर्णन में लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत होती थी। वास्को दी गामा जो 1498 में भारत पहुंचा, जो पुर्तगाल से आया था, उन्होंने यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग रास्ता जाना।
इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग पाए जाते हैं, जैसे यहूदी ही, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, ये सभी प्रकार के धर्म यहाँ पाए जाते हैं। तो इस तरह से विविधता यहाँ पाई जाती है। केरल का अन्य देशों के साथ संबंध था, जैसे चीन के साथ संबंध थे। जैसे चीन के व्यापारी केरल आए थे। यहाँ मछली पकड़ने के लिए जो जाल का इस्तेमाल करते हैं वह जाल चीनी जालों से मिलती जुलती है और इसीलिए इनको चीना वाला कहते हैं। जो जाल है, आपकी किताब में वो चित्र भी दिया गया है, मछली पकड़ने के लिए जाल। तलने के लिए बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, उसको चीना चट्टी कहते हैं। उपजाऊ जमीन पर जलवायु और जलवायु चावल खेती के लिए यहाँ उपयुक्त है और यहाँ के अधिकतर लोग मछली पकड़ते हैं, सब्जी की फसल लेते हैं, चावल उगाते हैं और यही मछली, सब्जी और चावल उनके प्रमुख अन्न होते हैं। केरल में ओणम नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। जैसे कि हमने देखे हैं, केरल और लद्दाख का हमने अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि इनमें कुछ समानताएं और कुछ भिन्नता भी होती है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि दोनों स्थानों की भौगोलिक स्थितियां बिल्कुल अलग अलग है। एक लद्दाख बर्फ से ढका हुआ रहता है और केरल जो एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है इन दोनों पर। दोनों क्षेत्रों को चीन और अरब के व्यापारियों ने प्रभावित किया है। केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई है, तो लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति उनको, जैसी पश्मीना बकरी का पालन करने के साथ साथ उन व्यापारियों को अपनी ओर खींचा उन्होंने। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा संबंध होता है। यही हम यहाँ सीखते हैं कि अगर किसी इलाके का इतिहास अपने को पढ़ना है तो उसके पहले उसका सांस्कृतिक जीवन और उसकी भौगोलिक स्थिति, इनका अध्ययन करना बेहद जरूरी है। तभी हम उसका इतिहास अच्छी तरह से समझ सकते हैं। विविधता में एकता। भारत में विविधता है और फिर भी एकता है, और भारत की विविधता और अनेकता यही एक हमारी ताकत भी है। आज़ादी के लिए यहाँ के विभिन्न जाति के, धर्म के, भाषा के लोगों ने संघर्ष किया, ब्रिटिशों के साथ संघर्ष किया, और विविधता होने के कारण अंग्रेजों ने सोचा कि यहाँ लोगों में फूट डालने से आसानी से हम राज करेंगे, और वैसी उन्होंने कोशिश भी की, मगर वह नाकामयाब रहे। अंग्रेजों के खिलाफ सभी भारतीय एकजुट हो गए और इस एकजुटता का परिणाम ये हुआ कि हमको अंत में आज़ादी मिली। तो यह होती है विविधता में, जब एकता होती है तो हम किसी से कम नहीं होते हैं, और यही विविधता हमारी एकता बन जाती है, तो यही हमारी ताकत भी बन जाती है। जैसे कि कुछ उदाहरण होते हैं कि जालियनवाला बाग हत्याकांड, जब भारत में आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहा था, उसी वक्त 13 अप्रैल 1919 को जालियनवाला बाग जो अमृतसर में है, यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, उनकी सभा चल रही थी, और इसी दौरान ब्रिटिश जनरल डायर ने जो शांतिपूर्वक वो सभा ले रहे थे, उन पर निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलाई थी, और यह अंग्रेजों की पक्षपातीपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए यहाँ जमा हुए थे। और इस वक्त गोलीबारी होने के कारण बहुत सारे लोगों की जानें गई और कई लोग घायल हो गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज नामक किताब लिखी है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक हैं। तो इस किताब में भारत की एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये हमारी जो एकता है, किसी ने हमको बताया नहीं कि आप में एकता होनी चाहिए। तो यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की हमारे भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। नेहरू जी ने हमको बताया है और विविधता का वर्णन करते हुए बोले, अनेकता में एकता का विचार इस किताब से हमको मिला हुआ है।
रविन्द्र टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान जो भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है, वो भी हमको बताते हैं कि भारत में एकता है और इसी एकता के आधार पर हम संगठित रह सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना भी की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था और वह हमारे एकता का प्रतीक बना, हमारे राष्ट्र का प्रतीक बना। तो दोस्तों, इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ शब्द डिफिकल्ट नज़र आते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा।